आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। आइए देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। राहुल गांधी की नागरिकता को चैलेंज करने वाली याचिका खारिज, इस शर्त पर हाई कोर्ट ने किया निपटारा। सीज फायर पर इंडिया गठबंधन के दलों के सुर अलग अलग, मोदी सरकार को घेरने में फिर अकेले पड़ी कांग्रेस। बीआर गवई देश के नए सीजीआई, सिसोदिया, बुलडोजर, नोटबंदी, 370 SC ST रिजर्वेशन समेत कई मुद्दों पर सुना चुके हैं अहम फैसले। सुप्रिया सुले बनेंगी मोदी सरकार में मंत्री, शरद अजीत की पार्टी को एक करने की कोशिश तेज। संजय सिंह का विजय शाह पर हमला, कर्नल सोफिया पर विवादित बयान पर कहा बीजेपी देश को तोड़ सकती है। बीजेपी नेता के इस बयान पर भड़के सचिन पायलट, ट्रंप के बयान को लेकर मोदी सरकार से की बड़ी मांग। तुर्की में पुतिन की बातचीत से पहले यूक्रेन का बड़ा कांड, सीजफायर में मार दिए रूस के 1200 सैनिक। अब खबर विस्तार से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के नागरिकता विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई याचिका खारिज हो गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने याचिका को पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की अनुमति दी है और नई याचिका को वापस लेने के आधार पर खारिज कर दिया है। दरअसल 5 मई को ही इसी विवाद की एक याचिका को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने निरस्त कर दिया था। नई याचिका दायर करते समय कुछ नए साक्ष्य पेश करने का भी दावा किया गया था। ये मांग की गई कि जब तक इस याचिका पर फैसला नहीं हो जाता तब तक राहुल गांधी के विदेश यात्रा पर रोक लगा दी जाए। यह याचिका कर्नाटका के एक विघ्नेश शिशिर ने दाखिल की है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के पास खारिज याचिका में पुनर्विचार प्रार्थना पत्र दाखिल करने का विकल्प मौजूद है। याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाए थे और इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच की मांग की थी। याचिका में दावा किया गया था कि लोकसभा में विपक्ष के नेता के पास यूके की नागरिकता है। याचिकाकर्ता का आरोप था कि उनके पास ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं जिससे साबित होता है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिकता रखते हैं। याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया है कि राहुल गांधी की दोहरी मानसिकता के बारे में उन्होंने 2 बार सक्षम प्राधिकारी की शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना की कार्रवाई में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। पाकिस्तान से युद्ध विराम का ऐलान होने के बाद से ही कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर अपना लिया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार से सर्वदलीय बैठक और संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। भारत और पाकिस्तान के सीज फायर का ऐलान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने के करने को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार को घेरने में जुटी हुई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के सुर में सुर मिलाते हुए मोदी सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। कांग्रेस और आरजेडी एक साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एनसीपी के प्रमुख शरद पवार से लेकर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती पूरी तरह से मोदी सरकार के स्टैंड के साथ खड़ी हैं। सपा और टीएमसी वेट एंड वॉच के मूड में है। इस तरह सीज फायर पर इंडिया गठबंधन पूरी तरह से बिखरा हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस मोदी सरकार को घेरने में अलग से पड़ी हुई है। पहलगाम आतंकी हमला और इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस पूरी तरह से मोदी सरकार के साथ खड़ी नजर आ रही थी, लेकिन पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम की घोषणा के बाद से कांग्रेस का रुख बदल गया है। पाकिस्तान से सीज फायर के बाद कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम बड़े नेता संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस सीज फायर के फैसले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर सवाल उठा रहे हैं। कल यानी 13 मई को सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई संजीव खन्ना के रिटायरमेंट के बाद आज बीआर गवई ने सर्वोच्च अदालत की कमान संभाल ली है। गवई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वे देश के पहले ऐसे सीजीआई हैं जो बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। जस्टिस गवई के पिता RS गवई उन 4 लाख लोगों में से एक थे जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया था। जस्टिस गवई के पिता अंबेडकरवादी नेता थे और उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की। बीआर गवई को लेकर वैसे तो कई खास बातें हैं, लेकिन सबसे अहम यह है कि वे दलित समुदाय से आने वाले दूसरे सीजीआई होंगे। उनसे पहले KG बालाकृष्णन 2007 में देश के पहले ऐसे मुख्य न्यायाधीश बने थे जो दलित समुदाय से आते थे। बालाकृष्णन का कार्यकाल तकरीबन 3 साल का रहा था। वहीं जस्टिस गवई का आज से शुरू हो रहा है कार्यकाल 6 महीने से कुछ दिन ज्यादा 24 नवंबर 2025 तक चलेगा। बीआर गवई ने 25 साल की उम्र में वकालत शुरू की थी। ये साल 1985 का था। गवई ने बॉम्बे हाई
कोर्ट से लेकर नागपुर बेंच तक के सामने अपनी दलीलें रखी। इसके बाद वे नवंबर 2003 में बॉम्बे हाई कोर्ट के जज बने और फिर 2019 के मई महीने तक यहीं रहे। हाई कोर्ट में बिताए गए करीब 16 साल के अनुभवों के साथ जस्टिस गवई सुप्रीम कोर्ट में 24 मई 2019 को दाखिल हुए। सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए वे अब तक करीब 700 बेंच का हिस्सा रह चुके हैं। साथ ही 300 से ज़्यादा फैसले यहाँ लिख चुके हैं, जिनमें संवैधानिक पीठ के फैसले भी शामिल हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के दोनों धड़ों के विलय को लेकर कोशिश तेज हो गई है। शरद पवार और अजित पवार के एनसीपी को एक करने को लेकर दोनों धड़ों से पहल की जा रही है। अक्टूबर में महाराष्ट्र में होने वाली शहरी निकाय चुनाव से पहले मर्जर को अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा है। इस बाबत एनसीपी शरद पवार गुट से सुप्रिया सुले और अजित पवार गुट से प्रफुल्ल पटेल लगातार संपर्क में है, लेकिन एनसीपी एससीपी के प्रमुख कुल 8 सांसदों में से 2 संसद विलय के विरोध में हैं। एनसीपी एसपी के सतारा से सांसद अमर शरदवाल काले और सिरपुर से सांसद डॉक्टर अमोल कोहले मर्जर के विरोध में हैं। सांसद अमर काले पिछले लोकसभा चुनाव में एनसीपी एसपी में शामिल हुए थे। उससे पहले वो कांग्रेस के 3 बार विधायक रह चुके हैं। मिली जानकारी के मुताबिक एनसीपी एससीपी के 10 विधायकों में से आधे से ज़्यादा अजीत पवार के साथ पार्टी में मर्ज चाहते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में अक्टूबर में होने वाले शहरी निकाय चुनाव से पहले एनसीपी एससीपी में बड़ी टूट का खतरा पैदा हो गया। एनसीपी एसपी के बहुत सारे नेता अजित पवार की एनसीपी में जाने की तैयारी में थे। इस टूट की भनक शरद पवार और सुप्रिया सुले को हो गई, लिहाजा पार्टी में टूट फूट को रोकने के लिए साथ ही अजित पवार और सुप्रिया सुले में सुलह को ध्यान में रखते हुए शरद पवार भी दोनों धड़ों को एक करने के पक्ष में आ गए हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, यहाँ 2 से 3 दिन बेरहमी से नागरिक इलाकों में गोलीबारी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे सीमा पार से जानबूझकर कोशिश की जा रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा आम लोगों को इसकी चपेट में लाया जाए। अब सीज फायर हो गया है। 2 दिनों से एलओसी खामोश है। हमारी कोशिश है कि हम उन तमाम घरों तक पहुँचे जहाँ नुकसान हुआ है। नुकसान का हम मुआयना करेंगे और राहत पहुँचाना शुरू करेंगे। काम शुरू हो गया है। इससे कुछ दिन लगेंगे, लेकिन हम लोगों को दोबारा खड़ा कर देंगे। नहीं, आपने खुद अपनी आंखों से देखा यहाँ का हाल, और जो उड़ी का हाल है वो टंगधार का हाल है, रजौरी का हाल है, पुंछ का हाल है। 2-3 दिन ऐसे बेरहमी से हमारे सिविलियन एरियाज पे गोलाबारी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे पार की तरफ से जानबूझ के कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिविलियन को इसके लपेट में लाया जाए। अब शुक्र इस बात का कि चलिए सीज फायर हो गया है। फ़िलहाल अब 2 दिन हो गए। एलओसी बॉर्डर जो हैं वो फ़िलहाल खामोश हैं। अब हमारी कोशिश है कि तमाम उन घरों तक हम पहुँचें जहाँ नुकसान हुआ है। नुकसान का जो है हम मुआयना करें, असेसमेंट करें और उसके बाद उनको रिलीफ जो है वो हम पहुंचाना शुरू करें। शुरुआत हुई है, इसमें कुछ दिन लगेंगे, लेकिन हर इससे जो अफेक्टेड लोग हैं उनको हम दोबारा जो है खड़ा कर लेंगे। सर, आइंदा के लिए क्या कुछ प्रिपरेशन की जा रही है? अब आइंदा के लिए अब मुल्की सतह पे क्या फैसले लिए जाएंगे उनका जवाब मैं दे नहीं सकता हूँ। जम्मू कश्मीर में हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की अब दोबारा ये बंकरों की बात आ गई है। अभी तक तो कुछ साल ऐसे रहे कि बंकरों की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। जो बंकर थे वो भी थोड़े रह गए। अब इन 2-4 दिनों के बाद लोगों को अब ये एहसास है कि बॉर्डर पे कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं। तो चाहे वो जम्मू साइड हो या कश्मीर साइड, जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ लोगों ने एक ही बात की कि आप हमें बंकर दे दीजिए, और इंडिविजुअल बंकर, ये कम्युनिटी वाले नहीं। तो पहले जो फौरी तौर हमें रिलीफ देना होगा वो हम दे देंगे। उसके बाद मरकज़ के साथ बात करके एक प्लान के तहत सारे इलाके जो इस बार शेलिंग के लपेट में आए उनके लिए हम बंकरों का जो है अरेंजमेंट करेंगे। सर, आपको लगता है कि किसी को फायदा मिला है इस सब से? भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो चुका है। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी 13 मई को आदमपुर एयरबेस पहुंचे और वहां उन्होंने जवानों से मुलाकात की। अब इसको लेकर शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने पाकिस्तान द्वारा अपने मीडिया, सेना प्रमुख और डीजीएमओ के माध्यम से फैलाई गई अफवाहों को उजागर कर दिया है कि पाकिस्तान ने
आदमपुर एयरबेस पर हमला किया है। इससे पहले MIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी ऐसा ही बयान दिया था। उन्होंने सोशल मीडिया साइट X पर लिखा, क्या शहबाज शरीफ और असीम मुनीर अपने भाड़े पर लिए गए चीनी विमान को रहीम यार खान एयरबेस पर उतार पाएंगे? जिस तरीके से पाकिस्तान ने पूरा रूमर फैलाया था, झूठ बोला था अपने टेलीविजन के माध्यम से, अपने आर्मी चीफ के माध्यम से, DGMO के माध्यम से कि उन्होंने आदमपुर एयरबेस को अटैक किया है और वो अनऑपरेशनल है, उनके झूठ का पर्दाफाश देश के प्रधानमंत्री ने किया है और वहां पर जाकर उनको चेतावनी दी है कि आने वाले समय में अगर आप इस तरीके की फिर से कोई कार्रवाई करते हैं तो आपको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। वो हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा ही है। सवाल ये है, क्या सेम आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ अपने किसी भी एयरबेस में लैंड कर पाएंगे जिस तरीके से इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन एयरफोर्स और नेवी ने उनको ध्वस्त कर दिया है। जहां से आतंकी एयरबेस यूज हो रहा था उसको खत्म करने का काम हमने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से किया है। मैम, कल MIA गई स्पोक्सपर्सन ने उन्होंने बताया कि ये जो मध्यस्थता वाली बात थी भारत पाकिस्तान के बीच की, US की और साथ में व्यापार की, इन दोनों बातों को उन्होंने खारिज किया कि ऐसी कोई बातें नहीं हुई है। देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा, मोदी जी ने भी कहा कि ऐसी कोई बात नहीं होगी और ना ही आने वाले समय में करेंगे। पर सवाल ये है, बार बार डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से बोल रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री US रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ ये पिकअप करेंगी और वो भी जो अपने स्पीचेस में बार बार रिपीट करे जा रहे हैं उसको रोकने का काम करेंगे। और अच्छी बात है कि MIA ने उसको स्पष्ट किया है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बात कही कि ट्रेड की बात नहीं होगी, सिर्फ टेरर और POK वापस लाने की बात होगी, उसका हम सभी स्वागत करते हैं। मैम, ट्रंप ने कल फिर भारत पाकिस्तान बहुत, दोनों के नेता बहुत समझदार है, ताकतवर है। कांग्रेस पार्टी के नेता उदित राज ने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मध्यस्थता और भारत के प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। एक कायर प्रधानमंत्री जी भाषण के ही वीर हैं और वास्तविकता में कुछ नहीं करते हैं। और आदमपुर में जो आर्मी थी उससे माफी मांगना चाहिए था। जब हमारी आर्मी इनका ढंग से इलाज कर रही थी पाकिस्तान में घुस करके, तो ट्रंप ने सीज फायर करा दिया। तो ट्रंप तो इनका विधाता हो गया, यानी जो आज तक कभी नहीं हुआ था। यहीं पर श्रीमती इंदिरा गांधी याद आती है। अमेरिका में जाकर के यूएस प्रेसिडेंट को मुंह पर मतलब मुंहतोड़ जवाब दिया था। ये इस धरती से नहीं सच बोल पा रहे हैं। अरे पहले मोदी जी ये कहें कि ट्रंप होते कौन हैं, मोदी जी के मुंह से सुनना चाहता है। देश की ट्रंप ने नहीं किया और ट्रंप की कंडेम करें कि हमारे देश के मामले में हस्तक्षेप क्यों ट्रंप किए। दूसरी बात है घुस के मारने की बात है। घुस के कौन मारा पहले? सबसे पुलवामा में किसने घुस के मारा? पहलगाम में 4 आतंकवादी आए तो भारत की सीमा के अंदर ही घुस करके तो मारे। 4 आतंकवादी जो पहलगाम में आए कहाँ गए? पकड़े गए। वही कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। विपक्षी दलों के नेता उन्हें आड़े हाथों ले रहे हैं। इस बीच आपके सांसद संजय सिंह ने बीजेपी नेता की गिरफ्तारी की मांग कर दी है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। संजय सिंह ने अपने एक हैंडल पर लिखा है कि बीजेपी सिर्फ देश को तोड़ सकती है, जोड़ नहीं सकती है। यही है भाजपा की असली मानसिकता। भाजपा का बददिमाग मंत्री देश की बहादुर बेटी सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन बता रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विजय शाह ने जिस तरह से भारतीय सेना का अपमान किया है, उस पर बातचीत करने के लिए बुलाई गई है। भाजपा की यही असली मानसिकता है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी कभी भी देश को जोड़ नहीं सकती। ये सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ सकते हैं, जोड़ नहीं सकते। आप भारतीय सेना की एक बहादुर अफसर को पाकिस्तान के आतंकवादियों की बहन कह रहे हैं। इससे बड़ा अपमान क्या भारतीय सेना का हो सकता है?
और वो भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, संविधान की शपथ लेने वाला मध्य प्रदेश के सरकार का मंत्री भारतीय जनता पार्टी का विजय शाह अब भारतीय सेना का अपमान कर रहे हैं। सूफिया कुरैशी भारतीय सेना की एक बहादुर बेटी है। सूफिया कुरैशी देश की बहादुर बेटी है और उसको पाकिस्तान के आतंकवादियों का बहन कह रहा है भारतीय जनता पार्टी का मंत्री। और प्रधानमंत्री जी इतनी बड़ी घटना पे भी खामोश हैं, कुछ बोलते नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं करते। वो विजय शाह ऐसा व्यक्ति है जिसने वहां के पहले के मुख्यमंत्री की पत्नी के बारे में भी आपत्तिजनक टिप्पणी की है। भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच बीएसएफ जवान पीके साहू की वतन वापसी हो गई है। पाकिस्तान ने उन्हें भारत लौटा दिया। पीके साहू 23 अप्रैल को गलती से पाकिस्तान की सीमा में चले गए थे। इसके बाद उन्हें पाकिस्तानी सेना ने गिरफ्तार कर लिया था। पीके साहू को 20 दिनों के बाद रिहा किया गया है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा बीएसएफ जवान पुन्नम कुमार साहू को सौंपे जाने पर कहा, यह स्वागत योग्य बात है। इससे यह लगता है कि सीज फायर का जमीन पर कोई असर हो रहा है। चलिए, ये तो अच्छी बात है और ये स्वागत योग्य बात है और इससे यही लगता है कि हो सकता है कि सीज फायर का कुछ जमीन पर असर हो रहा हो, क्योंकि बीच में देखा था कि पाकिस्तान सीज फायर डिक्लेयर होने के बाद भी काफी हरकतें ऐसी कर रहा था जिसमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो सच्ची में सीज फायर करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की एक पुरानी आदत रही है कहना कुछ और करना कुछ। पर चलिए, सीज फायर इसका मतलब है जमीन पर दिखती है। मैं ज्यादा नहीं कोई रक्षा का विशेषज्ञ हूं, पर मैं तो उसको ऐसे ही पढ़ूंगा तो शांति स्थापित हो दोनों देशों के बीच में, जिस कारण से ये सीज फायर किया गया है, ये उसकी तरफ एक अच्छा कदम है। नहीं, वो तो अच्छा है। देखिए, फौज लड़ाई लड़ी है, फौज के बीच में हमारे प्रधानमंत्री जाएं, अच्छी बात है। 71 की लड़ाई में इंदिरा जी गई थी, उसके बाद उसके पहले जब 65 का युद्ध हुआ और युद्ध हुए तो बॉर्डर पे हमारे लोग गए, मंत्री गए, सब लोग गए। ये जाना एक अच्छी बात होती है और नेचुरली जब आप फौज से मिलेंगे तो उनको प्रोत्साहित करेंगे, उनको लक्ष्यों के बारे में बात करेंगे और लगता है उसको सेना को कि हम देश के लिए जान दे रहे हैं, हमने अपना जान जोखिम किया है और देश के मुखिया क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ ऐसा लगता है कि पूरे देश फौज के साथ खड़ा है और ये भारत की परंपरा रही है। बॉर्डर पे जाना, उनके साथ समय बिताना, उनको अपना सहयोग दिखाना, उनको अपना समर्थन दिखाना, सलाम करना, ये अच्छा कदम। वही भारत पाक तनाव के दौरान पाकिस्तान के हमले में बिहार के सिवान के रहने वाले बीएसएफ के जवान रामबाबू सिंह शहीद हो गए थे। पाकिस्तान की ओर से हुए हमले में 12 मई को उन्होंने देश के लिए बलिदान दे दिया। आज उनका पार्थिव शरीर पटना पहुंचा। पटना एयरपोर्ट पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने श्रद्धांजलि दी। तेजस्वी यादव के अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेता महाचंद्र सिंह भी मौजूद थे। हालांकि सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस मौके पर ना तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे और न ही दोनों उप मुख्यमंत्री पहुंचे। इतना ही नहीं, बल्कि बिहार सरकार का कोई भी मंत्री वहां मौजूद नहीं था। और कल हमको समाचार द्वारा जो है सूचना मिली और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया था, उसके एवज में हमको जानकारी मिली थी कि इनका पार्थिव शरीर जो है आज आने वाला है। तो आज हम सब लोग यहाँ आए हैं, उनके शहादत को हम लोगों ने सलाम किया है, उनकी कुर्बानी जो रही है। आज हम सब लोग, देश के लोग, भारतीय सेना को जितना भी हम लोग धन्यवाद करें, जितना भी वीरता भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए किया है, वो कब होगा? कल भी हमारी राम बाबू सिंह जी के परिजनों से, उनके भाई से वीडियो कॉल द्वारा जो है बात हुई थी, क्योंकि छपरा में जब हम गए थे उसके बाद हमको दरभंगा जाना पड़ा। तो आज हम लोग यहाँ आए और हम सब लोग उन पर गर्व है। और कोई सवाल होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। कल आपने उनके परिजनों से बातचीत की थी फोन पर? देखिए, बहुत कम उम्र के थे और 6 महीने पहले ही जो है उनका शादी हुआ था। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि पहलगाम की पीड़ा सभी की पीड़ा थी, केवल उन परिवारों की नहीं जिन्होंने अपने चिराग खोए हैं। हमारी सेना ने मुकम्मल काम किया।
सेना और सरकार को इस तरह का मैंडेट दुनिया के किसी भी देश में अवसर नहीं मिला करता है। देखिए, आहत देश में वो पहलगाम की जो पीड़ा थी ना, वो सबकी थी, वो उन परिवारों की नहीं थी जिन्होंने अपने चिराग को। तो इस तरह की अतिरेक की बातचीत होगी, लेकिन हमें पूरा भरोसा रखना चाहिए कि हमारी सेना ने मुकम्मल काम किया है। और सेना और सरकार को, जो मैंने पहले कहा कि इस तरह का मैंडेट किसी भी दुनिया के किसी भी देश में अक्सर नहीं मिला करता। सर, सेना का काम पक्ष में भी जो पार्टियां हैं वो भी खड़ी हैं, उसके बावजूद मध्य प्रदेश सरकार में ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं कुंवर विजय शाह, इनका एक बयान आता है और जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं इस ऑपरेशन को लेकर के, क्या कहना है? मैं तो सीधे ये कहूंगा कि दुर्भाग्य है कि आपको अपने सवालों की फेहरिस्त में इस महानुभाव को शामिल करना पड़ा, और मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे इसका जवाब देना पड़ रहा है। सरहद पार के दुश्मन से हम तो हमेशा लड़ने में कामयाब होते हैं। ये जो सरहद के अंदर लोग हैं ना, वो नफरत जो पाकिस्तान की ओर से जो आतंकी कार्रवाई में फैलाने की कोशिश की गई थी, उसी नफरत के झंडा उठाने वाले लोग हैं। ये शर्म आनी चाहिए कि इस तरह का बयान दे रहे हैं। और मुझे लगता है क्या प्रधानमंत्री जी ने यह बयान नहीं देखा होगा, हमारी फोर्सेस ने नहीं देखा होगा क्या दे रहे हैं हमारी फोर्सेस को संकेत। मैं बार बार कहता हूं, एमईए के ऑफिसर्स के साथ व्योमिका और सोफिया जी की मौजूदगी दुनिया को एक अलग तरह का संदेश भी थी। इंडिया इज एन आइडिया, अ पावरफुल आइडिया। आप उसको धूल धूसरित कर रहे हैं, लेकिन कुछ होगा नहीं, ऐसे लोग तरक्की पा जाते हैं, ये दुख का विषय है। वहीं मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की मोहन कैबिनेट से छुट्टी हो सकती है। विपक्ष लगातार उन्हें हटाने की मांग कर रहा है। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि हमारा नेतृत्व बहुत संवेदनशील है, हम ऐसी घटना पर तत्काल उचित बातचीत करते हैं। उन्हें नेतृत्व ने आगाह किया है। कर्नल सोफिया कुरैशी के पराक्रम को पूरा देश सैल्यूट करता है। उन्हें तत्काल इस बात के लिए आगाह किया गया है, वे बहन इस देश की बेटी है। उसने जो पराक्रम किया है उस पराक्रम को पूरा देश सलाम करता है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बहुत संवेदनशील है। अगर इस प्रकार की कोई भी घटना होती है, उस घटना पर तत्काल उचित बातचीत जो होनी चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारे नेतृत्व ने संज्ञान में लिया, उन्हें तत्काल इस बात के लिए आगाह किया गया। इसलिए किसी को भी ये अधिकार नहीं है, वो बहन इस देश की बेटी है और उसने जो पराक्रम किया है उस पराक्रम को पूरा देश सैल्यूट करता है। और पूरा देश सैल्यूट करता है यानी इसका अर्थ है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिसने काम किया हो वो हमारे लिए गौरव की बात है। अरे खड़गे जी क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, मेरा ये इस पर कोई वो खड़गे जी का व्यू है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी मुद्दे पर गंभीर है, संवेदनशील। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस दौरान उन्होंने कई मुद्दों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर भड़के। इसके साथ ही बीजेपी नेता विजय शाह के विवादित बयान पर पलटवार किया और कहा, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए हैं उसके लिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। वहीं पायलट ने एक बार फिर केंद्र सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। कल फिर हमने देखा कि राष्ट्रपति ट्रंप सऊदी अरब की यात्रा पे गए और वहाँ पे एक बार और उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध विराम कराया गया वो उनके द्वारा कराया गया और जो शर्त रखी थी उसमें व्यापार की मात्रा बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा, जिस पर भारत और पाकिस्तान दोनों सहमत हो गए। बार बार अमेरिका के राष्ट्रपति जो ये बयान दे रहे हैं उसका भी स्पष्ट, सटीक और उच्च स्तरीय लेवल पर कोई खंडन नहीं किया गया है। एक बात और हमने देखी कि जितनी बार भी सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना पक्ष रखा है इस पूरे मुद्दे को लेकर, उन्होंने एक बार भी आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने टेररिज्म का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने कहीं भी पाकिस्तान द्वारा दशकों से नामी गिरामी विश्व प्रसिद्ध
आतंकवादियों को जो पनाह दी है और जो भारत में लगातार मुंबई से लेके पुलवामा और पहलगाम में जो आतंकवादी हमले हुए हैं उस पर पाकिस्तान का जो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है उस पर एक शब्द नहीं कहा। और आश्चर्यजनक बात यह है, मोस्ट सरप्राइजिंगली, वो कश्मीर को बीच में लेकर आ गए। हमारे 26 निहत्थे सैलानियों को मौत की घाट उतारा गया, भारत पर आक्रमण बोला गया। बजाय इसके कि उसकी चर्चा वो करें, उन्होंने बेवजह कश्मीर मसले को हवा देने का काम किया, जो मसला बहुत पहले सेटल हो चुका। रूस और यूक्रेन 3 साल से चल रहे जंग को अब रोकने में जुटा है। इसके लिए तुर्की के इस्तांबुल में पुतिन और जेलेंस्की के बीच बातचीत का प्रस्ताव रखा गया है। इस बातचीत से 24 घंटे पहले दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ जहां रूस ने यूक्रेन के आर्टिलरी यूनिट को तबाह कर दिया है, वहीं यूक्रेन ने भी रूस पर कहर बरपा दिया है। यूक्रेन के मुताबिक पिछले 24 घंटे में उसने व्लादिमीर पुतिन के 1200 से ज़्यादा सैनिकों को खत्म कर दिया है। यूक्रेन हर घंटे करीब 52 रूसी सैनिकों को मार रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस ने पिछले 24 घंटे में 1240 सैनिक खोए हैं। यूक्रेन ने अटैक कर इन सैनिकों को ख़त्म कर दिया है। सैनिकों के साथ साथ रूस ने 2 टैंक और 47 आर्टिलरी सिस्टम को खोया है। तो यूक्रेन ने इस दौरान एक MLRS और 14 AFB को मार भी गिराया है। रूस इस जंग में अब तक 9,70,000 सैनिकों को खो चुका है। हालांकि रूस की सरकार ने इसको लेकर कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया। इधर रूस ने भी यूक्रेन पर कहर बरपा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस की सेना ने यूक्रेन के सूमी में यूक्रेनी आर्टिलरी यूनिट को तबाह कर दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इसका वीडियो भी जारी किया है। रूस का कहना है कि उसने सूमी पर रूसी ग्रैड MLRS से जोरदार हमला किया। दिलचस्प बात यह है कि दोनों देशों ने अटैक का यह आंकड़ा ऐसे वक्त में जारी किया है जब दोनों देशों के बीच 30 दिन का युद्ध विराम है। रूस और यूक्रेन के दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच पहली बार आमने सामने की बातचीत प्रस्तावित है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दे इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।